ये कहानी है नेहा की, जो अपनी माँ जया, भाई तरुण और भाभी दीपिका के साथ रहती हैं। जया काफी गुस्सैल और अकड़ू होती हैं और हर वक्त बस सब पर चिल्लाती रहती हैं। एक रोज, अरे क्या हुआ भाभी, आप इतने टेंशन में क्यों लग रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए ना। भैया ने आपके लिए इतना अच्छा जॉब ऑफर लाया है। अब आप मार्केटिंग फील्ड से ही हो ना, और ऊपर से वर्क फ्रॉम होम भी है, वो भी इतनी अच्छी सैलरी के साथ। तो और क्या चाहिए आपको? वो सब तो मैं जानती हूँ नेहा, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है कि मैं वो जॉब नहीं करूंगी। लेकिन क्यों भाभी? मैं तो दूसरी फील्ड से पढ़ी लिखी हूँ और मुझे मार्केटिंग के बारे में इतनी गहराई से पता भी नहीं है, और ना ही मैंने उसमें कोई इंटर्नशिप की है, वरना मैं ही वो जॉब कर लेती। अब उसका काम वर्क फ्रॉम होम है, तो आप घर के काम करते हुए वो काम भी कर सकती हो ना। हाँ नेहा, लेकिन बस मुझे वो जॉब नहीं करना। उतने में वहां पर तरुण भी आ जाता है। अरे क्या चल रहा है? और दीपिका, जॉब के लिए तुम्हारी हाँ है ना? नहीं भैया, भाभी जॉब के लिए मना कर रही है। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। अरे मना कर रही हो? लेकिन क्यों दीपिका? अरे इतना अच्छा मौका अपने हाथ से क्यों जाने दे रही हो तुम? देखो तरुण, मैं नहीं चाहती कि मेरी जॉब करने से माँ जी को कोई दिक्कत हो। जब से तुमने मुझे इस जॉब के बारे में बताया है, तब से माँ जी ने अपने तानों की बौछार कर दी है मुझ पर। मुझे बहुत सुनाया उन्होंने, और एक तरीके से उनके तानों से यही समझ आ रहा था कि वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे आगे जाऊं। उन्हें मेरा काम करना खटकने लगेगा। वो तो बस यही चाहती हैं कि मैं तो सिर्फ घर के ही काम करूं। ये तुम क्या कह रही हो दीपिका? भला वो ऐसा क्यों कहेगी? क्या आप भी भैया, आपको तो पता ही है ना कि हमारी माँ कैसी है। कभी भी किसी की खुशी में वो बिल्कुल खुश नहीं होती। जब देखो तब दूसरों को दबाने की कोशिश करती रहती है। माँ होके भी मुझे उनसे बहुत चिढ़ होती है। एक काम करो भाभी, आप चलो मेरे साथ। हम तीनों मिलकर माँ से बात करेंगे, लेकिन आप उनके कारण ये मौका मत गवाओ। प्लीज भाभी। हाँ दीपिका, चलो। अब जो भी हो, लेकिन आज तो माँ के साथ बात करके ही रहेंगे। अरे नहीं तो रुन, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जरा सी बात का बतंगड़ बन जाए, वरना माँ जी तो मुझे और दिल दुखाने वाले ताने देकर परेशान कर देगी। इसीलिए जो जैसा चल रहा है, उसे तुम वैसे ही रहने दो और छोड़ो इन सब बातों को। आज मना कर दिया तो क्या हुआ, हम फिर कभी देख लेंगे। ऐसे ही एक दिन, जब जया 3-4 दिनों के लिए कहीं घूमने जाती है, तभी वहां से आने के बाद, ये देखो, मैंने तुम दोनों के लिए क्या क्या लाया है। ये तेरे लिए है तरुण, और ये तेरे लिए नेहा। मैंने अपने लिए भी बहुत कुछ लाया है। वहां के मार्केट में सेल लगी थी ना, इसलिए मैंने सारा मार्केट उठा लिया। क्या बात है माँ, थैंक यू सो मच। अरे क्या थैंक यू, कभी तो खुद भी मेरे लिए कुछ लाया करना। बस घूमने ही जाती हैं और अपने लिए सब खरीदती हैं, लेकिन मेरे बारे में जरा भी ख्याल नहीं करती। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे कैसी हो माँ आप? पल में अच्छी तो पल में बुरी। जाने दो, ये सब भी आप अपने पास ही रखो। ज्यादा जबान मत चला, वरना तेरी जबान पर गर्मा गर्म चिमटे से चटका दे दूंगी। चल वापस दे मुझे। वैसे भी तू ये सब लेने के लायक ही नहीं है। आप दोनों भी ना। अच्छा छोड़ो वो सब। वैसे माँ, आपने दीपिका के लिए कुछ नहीं लाया क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं लाया? लाया तो है। हे भगवान, लगता है वो सामान कहीं खो गया। रहने दीजिए माँ जी, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जानबूझकर मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। मैं सब समझती हूँ कि आपके मन में मेरे लिए क्या है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तू अपनी जबान मत चला। मैंने तुम तीनों के लिए भी सामान लाया है, वो भी अच्छे मन से। अच्छा मन? बस कीजिए माँ जी, आपके मुंह से इतनी अच्छी बातें शोभा नहीं देती। क्या कहा तूने? आपको दीपिका के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। बहुत गलत किया आपने। अरे चुप रहे तू, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बस कीजिए माँ जी, हर बात का जवाब चिल्ला कर देना जरूरी नहीं होता। और रहने दो तरुण, मुझे वैसे भी इनका कुछ भी नहीं चाहिए।
क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। इतना कहकर दीपिका वहां से चली जाती है। फिर बाद में, माँ को सुनाकर तो आपने बहुत अच्छा किया भाभी। वो कभी किसी से ठीक से बात ही नहीं करती। उनके चेहरे पर तो हंसी देखे हुए मुझे परसों बीत गए हैं। वैसे मैं हमेशा सब कुछ चुपचाप सुनकर लेती हूँ ना, वही गलत करती हूँ। अरे ऐसे लोगों को तो उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। फिर अगले दिन, सुन दीपिका, आज घर पर मेरी सारी सहेलियां आने वाली हैं, इसीलिए दोपहर का खाना वो सब यही खाएगी। दो अलग अलग प्रकार की सब्जियां, दाल चावल रोटियां, पापड़ सलाद और मीठे में सूजी का हलवा डाल देना और थोड़ा सा रायता भी बना देना। और हाँ, थोड़े पकोड़े भी। बस इतना ही करना है, ठीक है ना? और हाँ, मेरी वो गुलाबी वाली साड़ी जिस पर सफेद गुलाब की पंक्तियां बनी हुई हैं, वो भी प्रेस करके रख देना। तब तक मैं जरा नहा कर आती हूँ। और जरा सोफे के भी कवर बदल देना, बड़े मेले से लग रहे हैं। और ये सारा काम 12 से 1 बजे तक हो जाना चाहिए। नहीं माँ जी, मैं इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी। और आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मैं अब बाहर जा रही हूँ। क्या कहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? क्यों माँ जी, मेरी जिंदगी नहीं है क्या? मैं आपकी बहू हूँ, कोई सेविका नहीं। मुझे भी अपनी सहेलियों को मिलना जाना होता है। और मैं आज शाम को देर से ही आऊंगी, क्योंकि मैं अपने लिए जॉब भी ढूंढने वाली हूँ। तरुण ने बताई हुई जॉब तो मेरे हाथ से निकल गई। फिर आपके तानों के कारण मैंने उस मौके को ठुकरा दिया। लेकिन अब मैं जॉब करूंगी और अपनी खुशियों को और अपनी जिंदगी को, हर चीज को पहले रखूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे, दीपिका का ये करारा जवाब सुनकर जया का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो घर के बाहर निकल जाती हैं। फिर शाम के समय, वाह भाभी, सुबह क्या सॉलिड जवाब दिया था अपनी माँ को। आपने तो उनकी बोलती ही बंद कर दी। आपको पता है, ये आज तक कोई नहीं कर पाया है। जानती हूँ नेहा, अरे पहले पहले मैं भी बहुत अच्छी रही, लेकिन अच्छे रहने के बाद सब आपकी अच्छाई का फायदा ही उठाते हैं। सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम्हारे खानदान में ऐसे और ढेर सारे लोग हैं जो बहुत जहरीले हैं। इसीलिए उनके साथ उसी तरह से पेश आना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब भी तुम्हें अपने ससुराल वालों के साथ शुरुआती दिनों से ही सख्ती से पेश आना होगा, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो अब मेरा हाल है। ऐसी बात है क्या? ठीक है भाभी, मैं आपकी ये वाली बात जरूर ध्यान में रखूंगी। दिन यूं ही बीतते जाते हैं। दीपिका भी सास के साथ उसी की तरह पॉलिटिक्स खेलकर वो उसका मुंह बंद करती रहती है। उसी बीच नेहा की शादी तय होती है। भाभी, अब मैं तो बस 1 हफ्ते की ही मेहमान रह गई हूँ इस घर में, फिर उसके बाद मैं पराई हो जाऊंगी। तो आप मुझे मिस करोगे ना भाभी? ऑफ कोर्स मिस करूंगी नेहा। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? बस मेरी बातें याद रखना। ससुराल में जो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ भाभी, याद है मुझे। लेकिन सच कहूँ तो जितना मैं मेरे होने वाले पति भुवन को अभी तक समझ पाई हूँ, वो और उसके परिवार वाले काफी सुलझे हुए लोग लग रहे हैं। अरे मुझे भी शादी से पहले तुम्हारी माँ बहुत सुलझी हुई लग रही थी, लेकिन शादी होने के बाद मुझे समझ आया कि वो औरत कितनी हिली हुई है। ऐसा हुआ था क्या? वैसे माँ को मैंने बचपन से ही गुस्से में ही देखा है। ना जाने उनमें अच्छा बदलाव कब आएगा। ये तुम क्या सोच रही हो नेहा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। नेहा की शादी भुवन से हो जाती है। उसके ससुराल में सास उत्तरा, ससुर हंसराज और ननंद प्रीशा होती हैं। शादी के बाद पहली रसोई की रस्म के वक्त, हे भगवान, इतना सारा खाना! अरे ये खाना तूने बनाया है बहू? हाँ माँ जी, मैं सुबह 8 बजे से लगी हुई हूँ। धीरे धीरे बनाती हूँ, लेकिन टेस्टी बनाती हूँ। लेकिन नेहा बेटा, अरे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? थोड़ा सा हलवा या खीर बना देती तो भी रस्म पूरी हो जाती ना। देखो बेटा, इतनी दिक्कत मत किया करो। तुम्हारी सास भी तो है ना, तो वो तुम्हारी मदद कर देगी। लेकिन माँ जी भी कितना काम करेगी। और पापा जी, ये सब करते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आप सब मजे से खाइए।
और बताइए मुझे कि कैसा बना है खाना। वाह बेटा, खाना तो वाकई में बेहतरीन बना है। और ये पनीर पुलाव तो प्रीशा को बहुत पसंद है। अभी तो वो अपने कॉलेज ट्रिप पर गई है, पर अगर वो यहाँ पर होती ना, तो वो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देती। हाँ नेहा, और सारा कुकर खाली कर देती वो। पुलाव का एक दाना भी नहीं छोड़ती। भुक्कड़ कही की। ऐसा नहीं बोलते भुवन बेटा। जस्ट किडिंग माँ। चिल। ये लो बेटा, ये तोहफा हमने तुम्हारे लिए लाया है। और ये नेक का लिफाफा। ओ माय गॉड, इस बॉक्स में क्या है माँ जी? और ये नेक क्यों? इट्स ओके ना माँ जी। अब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज क्यों करनी है भला? अब शादी में ही आप दोनों ने मुझे कितनी सारी चीजें दी हैं, तो अब इसकी भला क्या जरूरत थी? अरे बेटा, ये तोहफा तुम्हारी पहली रसोई की रस्म का है। अब खोलो इसे। लिफाफे में पूरे 5,000 रुपए होते हैं और उस बॉक्स को खोलने पर उसमें लैपटॉप निकलता है। वाओ, ये लैपटॉप तो कितना कमाल का है पापा जी। थैंक यू सो मच। हमें भुवन ने बताया कि तुमने इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की है और तुम्हारा पुराना लैपटॉप खराब हो चुका था, इसीलिए तुम नया लैपटॉप चाहती थी जिसमें तुम अपना काम वापस शुरू कर सको। इसलिए अब तुम इस लैपटॉप में अपना काम कर सकती हो। और हाँ, हमारी तरफ से पूरी छूट है। हम तुम्हें जीवन में खूब सफल होते हुए देखना चाहते हैं। जैसे तुमने यहाँ आकर हमारे घर में रौनक लाई है, वैसे ही अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की कला से तुम अब कई सारे लोगों के घरों को सजाकर उनके घरों में भी रौनक भर दो। थैंक यू सो मच पापा जी, आप लोग बहुत अच्छे हो। फिर रात के समय भुवन नेहा को डिनर डेट पर लेकर जाता है और इस तरह से उसके ससुराल में सभी उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। जब ननंद प्रीशा ट्रिप से वापस लौटती हैं, तो 2 दिनों में ही वो अपनी भाभी के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेती है। क्या बात है, ननंद भाभी दोनों कहाँ से आ रहे हैं? हम दोनों मॉल में शॉपिंग करने गई थी और साथ ही आते समय हमने ठेले के गोलगप्पे भी खाए और खूब मस्ती की। क्यों भाभी? हाँ भुवन, हमें तो आज बहुत मजा आया। चलो अच्छी बात है। लेकिन भाभी, आपको आज ही अपने मायके जाने के लिए क्यों निकलना है? 2-3 दिनों के बाद चली जाइए ना। मुझे आपके साथ और टाइम स्पेंड करना है। सॉरी प्रीशा, लेकिन पगफेरे की रस्म है, तो उसके लिए तो आज जाना ही होगा ना। और वैसे भी ये बस वहां पर 2-3 दिनों के लिए ही तो जा रही है, फिर उसके बाद तो ये यहीं पर रहेगी। अच्छा ठीक है भाभी, लेकिन जल्दी आना हो और मुझे मिस करना। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर भुवन नेहा को पगफेरे की रस्म के लिए मायके छोड़ाता है, जहाँ जाने के बाद नेहा अपनी भाभी को सब कुछ बताती है। क्या बात कर रही हो नेहा? तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें 80,000 का लैपटॉप गिफ्ट किया, वो भी पहली रसोई की रस्म में? वाह, क्या बात है। हाँ भाभी, मैं तो उन लोगों से बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे हैं वो लोग। आपने मुझे जो जो जैसा जैसा कहा था वैसा कुछ भी नहीं है भाभी। लगता है ससुराल के मामले में मैं लकी निकली। अरे क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हो? मैंने कोई चोट थोड़ी ना मारा है। बेचारी मेरी भोली सी प्यारी सी ननद। अरे बाबा, तुम नहीं जानती ये ससुराल की पॉलिटिक्स क्या होती है। तुम्हें मैंने पहले कहा था ना कि ये ससुराल वाले शुरू शुरू में तो मिश्री से भी ज्यादा मीठे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रूप ऐसे दिखाते हैं कि बहू का जीवन दुश्वार हो जाता है। क्या? हाँ नेहा, अरे सच तो यही है कि जो जितना अच्छा बनता है उतना ही वो नकली और धोखेबाज होता है। इसका मतलब मेरे ससुराल वाले बस दिखावा कर रहे हैं। हाँ नेहा, सही समझी तुम। अब तुम ही देखो, अब तो रात हो गई है, लेकिन ना तो तुम्हारे पति का कोई कॉल आया है, ना ही तुम्हारे सास ससुर या ननंद का। अरे वो लोग तो तुम्हें एक दिन में ही भूल गए हैं, इसीलिए उन सब के साथ ज्यादा मीठी मत बनो। अरे तुम उनके साथ जितनी बुरी बनोगी उतना ही तुम फायदे में रहोगी। और ये ससुराल वाले तो बस मासूम बहुओं के साथ अन्याय करना जानते हैं। हाँ भाभी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। उतने में वहां पर जया आ जाती है। नालायक कही की, ये तो क्या सिखा रही है मेरी बेटी को? अरे माँ आप।
अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे बहू, तुझे अपना कमरा अच्छा तो लगा ना? वो क्या है ना, शादी से पहले ही हमने उसे पेंट करवाया है। हाँ माँ जी, अच्छा है कमरा। ये वाला मेरा कमरा है। वैसे तो हमारे घर में 3 ही कमरे हैं, ज्यादा बड़ा घर भी नहीं है, तो तू खुद भी देख सकती है। लेकिन मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुझे पूरा घर दिखा दूं। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। सारे कमरे तो मैंने तुझे दिखा दिए। अब चल, मैं तुझे रसोई भी दिखा देती हूँ। फिर रेखा मीनाक्षी को रसोई में लेकर जाती है। ये है हमारी रसोई। अब ये घर, रसोई और परिवार सब कुछ तुझे ही संभालना है बहू। बता, कैसी लगी तुझे ये रसोई? रसोई तो बहुत ही गंदी है माँ जी। और आप लोग यहाँ पर खाना बनाते हो? बड़े बूढ़े लोग भी कहते हैं कि कुत्ता जहाँ भी बैठता है अपनी जगह साफ करके बैठता है, लेकिन आप लोग तो ऐसी गंदी रसोई में पता नहीं कैसे खाना बना लेते हो। तू ऐसे क्यों कह रही है बहू? मैं तो हर रोज रसोई साफ करती हूँ। और तू तो अभी नहीं आई है। माना कि मैं नहीं आई हूँ माँ जी, तो क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ क्या? और माफ करना, लेकिन रसोई की इतनी गंदी हालत देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप ये रसोई कभी साफ भी करती होगी। कोई बात नहीं बहू, अगर तुझे ये रसोई गंदी लग रही है तो हम दोनों मिलकर वापस रसोई को साफ कर देते हैं। तो फिर इसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है? अरे माँ जी, ऐसी रसोई का तो मैं पानी भी ना पीऊं। खाना बनाना तो दूर की बात है। अब चलिए, पहले तो हमें ये रसोई ही साफ करनी पड़ेगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर पूरी रसोई की साफ सफाई करती हैं। अब हुई ना रसोई एकदम साफ सुथरी। देखिए माँ जी, हमारी रसोई कितनी चमक रही है। हाँ बहू, अब तो रसोई बहुत ही चमक रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैं रसोई को गंदा रखती थी। अरे मैं तो इसे हर रोज साफ किया करती थी। अरे माँ जी, आप अब भी वही बात लेकर बैठी हो। अरे आपको अब भी कोई सबूत चाहिए क्या? अब तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है। आज मैंने रसोई साफ की है, तो खुद ही देख लीजिए, इतनी साफ लग रही है ये। पहले कभी आपको इतनी साफ लगी है क्या रसोई? और तो और हम दोनों ने ही कितना कचरा निकाला यहाँ से। हाँ बहू, शायद तो सही कह रही है। अच्छा चल, अब सबके लिए नाश्ता बना ले। मैं भी जरा नहा लेती हूँ। इन सब कामों के चलते मैं अब तक नहाई भी नहीं। मीनाक्षी का स्वभाव रेखा को काफी हैरान कर देता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और अब सब कुछ मीनाक्षी ही संभालने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब उनकी पड़ोसन रज्जो घर पर आती है, तभी माफ करना रेखा, मैं तो तेरी बेटे की शादी में आ ही नहीं पाई। वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन अभी 2 से 3 दिनों से मुझे ठीक महसूस होने लगा है। इसीलिए मैंने सोचा कि तुझसे मिलने चली आओ। अरे रज्जो, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? सेहत सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बाकी सब तो होता ही रहता है। हाँ रेखा, वो तो है। मैं तो आ गई, तो तू भी अपनी बहू को बुला। मैं भी तो देखूं कि तेरी बहू दिखती कैसी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुक, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, देख तो तुझसे कौन मिलने आया है। सास की आवाज सुनकर मीनाक्षी बाहर चली आती है। अरे वाह रेखा, तेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। सच में, ये तो बहुत ही सुंदर है। भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए। वो सब तो ठीक है आंटी, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे कैसे आ गई? मतलब, मैं कुछ समझी नहीं बहू। अरे बहू, ये हमारे पड़ोस में रहती है। तेरी शादी में नहीं आ पाई थी ना, इसीलिए अब आई है तुझसे मिलने। लेकिन माँ जी, इन्हें तो ये पता होना चाहिए ना कि अगर तुम किसी के घर पर जा रहे हो तो चप्पल बाहर ही उतारनी चाहिए।
अभी अभी मैंने पूरा घर साफ किया है और ये अपने गंदे पैर लेकर आ गई। देखो कितना कीचड़ लगा हुआ है। ये तो क्या कह रही है बहू? घर आए मेहमानों से ऐसे नहीं बात करते। माफ करना माँ जी, लेकिन ऐसी ही बात करनी चाहिए ऐसे ढीठ मेहमानों से। ऐसे लोग अपने घर की तो अच्छे से सफाई करते हैं, तो फिर दूसरे का घर इतना गंदा क्यों करते हैं भला? और अच्छा ही हुआ जो आज मैंने इन्हें टोक दिया। कम से कम अगली बार से इन्हें याद तो रहेगा। ये तो क्या कह रही है बहू? बात करने का ये कौन सा तरीका है? अरे मैं तो यहाँ पर तुझसे मिलने आई थी, आशीर्वाद देने आई थी, लेकिन तेरी तीखी जुबान देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुझे किसी की आशीर्वाद की भी जरूरत है। खुद की गलती को छुपाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि अपनी गलती दूसरों पर डाल दो। माना कि माची बहुत भोली है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आता है। रेखा और मुझ में आज तक कभी बहस नहीं हुई, लेकिन कहना पड़ेगा रेखा, तेरी बहू के रंग ढंग देखकर तो अब यही लगता है कि तेरे घर की सुख शांति भंग हो गई है। अरे इतनी तीखी जुबान घर में अच्छी नहीं लगती, और अब तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। जय राम जी की। चलो अच्छा है जो आप में अब भी शर्म बची है, लेकिन इतना सुनने के बाद भी आप यहाँ से नहीं जा रही। खड़ी तो ऐसी हो जैसे कि आपका कुछ और भी सुनने का मन है। मीनाक्षी की ये बातें सुनकर रज्जो गुस्से में वहां से चली जाती है। ये सब क्या था बहू? हद होती है। अरे ये भी कोई तरीका था क्या बात करने का? अगर तुझे उसे चाय नाश्ता पूछने का मन नहीं था तो चल जाता, लेकिन घर आए मेहमानों से ऐसे कौन बात करता है? देखिए माँ जी, ये घर हमारा है, तो घर की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, और जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। जो मैंने आपकी सहेली को सही समय पर समझा दिया, अब अगली बार से वो ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगी। अपने आगे किसी का भी सुनने को मीनाक्षी राजी ही नहीं होती। रेखा भी शांत ही रहती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन मीनाक्षी के बर्ताव में कोई बदलाव ही नहीं आता। अरे वाह मीनाक्षी, आज का खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ बहू, तभी तो इसने इतनी जल्दी खत्म कर दिया। हाँ माँ, मेरा तो पेट भर गया है। और मीनाक्षी, तुम्हारा भी खाना हो गया है, तो चलो कमरे में चलते हैं। वो मेरी वाली एक फाइल भी ढूंढ देना। ठीक है, आप आगे चलिए, तब तक मैं बर्तन रसोई में रख कर आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में मीनाक्षी कमरे में जाती है। अरे क्या मीनाक्षी, तुम भी? मैंने तुम्हें माँ के आगे कितने हिंट दिए, फिर भी तुम नहीं समझी। अरे कभी तो अपने पति को भी थोड़ा समय दिया करो ना। वैसे तुम्हें पता है, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। छी मयांक, आप नहाते नहीं हो क्या? आपसे कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे सुबह ही तो नहाया था मैं, और तुम इतना मुंह क्यों बना रही हो? अरे मुंह ना बनाओ तो और क्या करूं मैं? आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी के पास जाओ तो कम से कम अपना शरीर साफ लेकर जाओ, लेकिन आपके शरीर में से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है, जैसे पता नहीं कब से नहाए नहीं हो, और आ गई मेरे पास चिपकने। सॉरी मीनाक्षी, मुझे पता नहीं था कि मेरे शरीर से इतनी बदबू आ रही है। अब मैं ऑफिस में काम करता हूँ, और रास्ते में भी तो कितने पसीने आते हैं, और शायद इसीलिए इतनी बदबू आ रही है। हाँ तो आपको पहले नहाकर आना चाहिए था ना। बड़े आए रोमांस करने वाले। अब जाओ, पहले जाकर नहाकर आओ। अरे नहीं मीनाक्षी, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल ऑफिस भी जल्दी जाना है, तो मैं तो अब सोने वाला हूँ। मीनाक्षी की तीखी बातें मयांक को काफी चुभती है, पर वो चाहकर भी उसे कुछ भी नहीं बोलता। फिर एक दिन, माँ जी, रसोई और घर का काफी सारा सामान खत्म हो गया है, तो क्या आज शाम को हम मार्केट चले क्या? हाँ बहू, मुझे भी एक दो साड़ियाँ लेनी है, तो आज शाम को ही चलते हैं हम। साथ में तेरे लिए भी शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है माँ जी, तब तक मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। फिर शाम के समय दोनों सास बहू मार्केट चली जाती हैं। अरे भैया, कोई प्लेन साड़ी दिखाना, वैसी ही
जैसी मैं हमेशा लेती हूँ। अरे माँ जी, क्या आप सच में यहाँ से साड़ी लेती हो? हाँ बहू, पैसे भी कम होते हैं और साड़ी भी ठीक ही होती है। ये वाली देख, कितनी अच्छी लग रही है ना। तुझे भी कोई पसंद आए तो बता दे, तेरे लिए भी शॉपिंग यहीं से कर लेंगे हम। ओ प्लीज माँ जी, आपकी कितनी घटिया पसंद है, और आप अपनी पसंद मुझ पर तो थोपो ही मत। और आप यहाँ से साड़ी बिल्कुल नहीं लोगी, इतनी खराब क्वालिटी का माल है यहाँ पर। अरे बहू, थोड़ा तो सोच समझ कर बोल। घर में तो तू कुछ भी बोल देती है, लेकिन चार लोगों के आगे कम से कम मेरी इज्जत तो रख ले। लोग हमें ही देख रहे हैं। लोग तो देखेंगे ही ना। अब आपकी पसंद जो इतनी खराब है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपको मुझे हर छोटी सी छोटी बात समझाने की नौबत क्यों आती है। पूरा घर गंदा रखती हो, कहीं से भी कुछ भी खाने पीने लग जाती हो, और अब तो हद हो गई है। साड़ी भी कहीं से भी उठा लेती हूँ। बस कर बहू, इतने सालों से मैं साड़ी यहीं से लेती आई हूँ, और जब मुझे ही कोई दिक्कत नहीं है, तो तू मुझे साड़ी लेने से मना क्यों कर रही है? क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ माँ जी, और मैं मानती हूँ कि आप हर चीज में खराब हो, लेकिन आपको ठीक करना तो मेरा ही फर्ज है ना। अब चलिए यहाँ से, हम यहाँ से कुछ नहीं लेंगे। मीनाक्षी के इस बर्ताव के कारण रेखा को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, और फिर वो दोनों घर आ जाती हैं। और घर में भी मयांक और रेखा दोनों भी मीनाक्षी के ऐसे बर्ताव के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। मयांक बेटा, बहू कितना तीखा बोलती है। बाहर वाला हो या घर वाला हो, कहीं भी कुछ भी बोल देती है वो। अरे मुझे तो अब बहू के साथ रहने में भी डर लगने लगा है। कहीं फिर से उसने बाहर वाले के आगे बिना सोचे समझे अपनी तीखी जुबान चला दी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ माँ, मुझे भी इसी बात का डर लगता है। मीनाक्षी भले ही सही बोलती है, लेकिन वो अपनी बात को जिस तरह से हमारे आगे रखती है, उससे हर कोई इंसान मीनाक्षी को ही गलत समझता है। हाँ बेटा, पर अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि बहू को समझाए तो समझाए कैसे, क्योंकि हम अगर उसे कुछ समझाने जाए तो वो फिर से कहीं हमें ही ना सुना दे। आप चिंता मत कीजिए माँ, क्या पता मीनाक्षी को खुद ही समझ आ जाए। जब तक हम खुद को रोक सकते हैं, हम यही कोशिश करेंगे कि मीनाक्षी को कोई कुछ भी ना बोले। अब क्या पता कहीं उसे हमारी कोई बात का बुरा लग गया तो। हाँ बेटा, तो सही कह रहा है। अब वो भी अपना घर छोड़कर आई है, तो उसे तो अपने मायके की याद आती होगी ना। और ऐसे में अगर हम उसे सुनाने लगे तो वो अकेला महसूस कर सकती है। उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां पर मीनाक्षी आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी पिस्ता कुल्फी। और मयांक, आपके लिए मैंने रबड़ी कुल्फी बनाई है। ये फ्लेवर आप दोनों को पसंद है ना? हाँ बहू, लेकिन तू मार्केट कब गई? हमने तो तुझे बाहर जाते हुए देखा भी नहीं। अरे नहीं माँ जी, मैं मार्केट गई ही नहीं, बल्कि ये तो मैंने घर पर ही बनाई है, खास आप दोनों के लिए। दरअसल मैं कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ ना, उसी के लिए बनाई है मैंने। हमने तुझे गलत समझा बहू। देख रहा है ना बेटा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और बहू तो अपने आप से ही समझ गई। और देख, हमारे लिए उसने अपने हाथों से आइसक्रीम भी बनाई है। अरे माँ जी, आप लोग तो मेरा ही परिवार हो ना, तो मैं आप लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? वो तो है बहू। चल, अब जो हो गया सो हो गया। बीती हुई बातों को सोचकर इतना परेशान मत हो। अगर आप दोनों की बातें हो गई हो तो फटाफट से ये कुल्फी खा लेते हैं, वरना ये पिघल जाएगी। और इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। अरे हाँ बेटा, सही कहा तूने। बातों के चक्कर में हम तो कुल्फी खाना ही भूल गए। आजा बहू, तू भी हमारे साथ बैठकर कुल्फी खा ले। फिर वो तीनों साथ बैठकर कुल्फी खाते हैं। सब कुछ सही होने लगता है। रेखा और मयंक भी काफी खुश थे।
फिर एक रात जब रेखा रसोई में जाती है, तभी, हे भगवान, मेरी तो कमर बहुत दर्द कर रही है। कल भी तो मुझे कितना सारा काम है। एक काम करती हूँ, हल्दी वाला दूध पीकर सो जाती हूँ। अब उससे ही मुझे आराम मिलेगा। फिर उसके बाद रेखा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह जब मीनाक्षी रसोई में आती है, तब वो एकदम हैरान रह जाती है। माँ जी, मयांक, रसोई में आओ। आखिर क्या हुआ है रसोई में, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुनीता अपनी बहू पायल के साथ रहती है और उनके घर में 12 घंटों तक काम करने के लिए काम वाली उर्मिला आया करती है। फिर एक दिन, अरे पायल बहू, उर्मिला से कह दे कि मुझे वो कच्चे वेफर्स लाके दे, बड़ी भूख लगी है मुझे। अरे माँ जी, उर्मिला अभी तक आई नहीं है। क्या कहा? वो अभी तक नहीं आई? अरे फोन कर उसे। अरे किया मैंने माँ जी, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। ये लो, अब तो उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। ये उर्मिला भी ना, सच में आज तो हद हो गई। पूरे 1 घंटा लेट हो चुकी है ये। पिछले कुछ दिनों से तो वो बस लेट पे लेट होती जा रही है। आने दो उसे, आज तो मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। वही तो, अगर आज मुझे लेट हो गया तो बॉस तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, और आज भी मुझे ऑफिस से आते हुए लेट हो जाएगा। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उर्मिला के कारण ही हो रहा है। फिर 10 मिनट बाद उर्मिला वहां पर आ जाती है और दोनों सास बहू उसे खूब डांटते हैं। माफ कर दीजिए दीदी, वो आज रास्ते में बहुत भीड़ थी ना, और साथ ही मेरा फोन भी बंद पड़ गया था। जल्दी जल्दी में मैं चार्जिंग करना ही भूल गई। देखो उर्मिला, आज मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। कल से प्लीज टाइम पे आया करो। आज तो ईशु की छुट्टी है, इसीलिए कोई बात नहीं, वरना उसके स्कूल जाने की तैयारी भी मुझे ही करनी पड़ती। ठीक है दीदी, आप बेफिक्र रहिए, मैं कल से टाइम पे आ जाएगी। अरे बोल बच्चन मत बन, और तुझे आने में देरी होती है तो कल से घर से जल्दी निकला करना तू, तो यहाँ पर भी तो टाइम से पहुंच जाएगी। फिर तो तुझे और हमें परेशानी की कोई बात नहीं होगी। ठीक है आंटी जी, मैं कल से वही करेगी, जल्दी निकलेगी घर से। फिर उर्मिला अपने कामों में लग जाती है और अगले दिन, चलिए माँ जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। उर्मिला, माँ जी का ध्यान रखना। और हाँ, ईशु को आज हाफ डे है तो वो जल्दी आ जाएगी, तो उसके आने के बाद उसे खाना खिलाकर सुला देना। ठीक है दीदी, मैं कर देगी। अच्छा दीदी, रुकिए ना। क्या हो गया उर्मिला? अरे ऐसे किसी जाते हुए व्यक्ति को रोका नहीं करते। चल, अब टोक लगा ही दी है तो बोल दे, क्या बोलना है तुझे उसको? हाँ उर्मिला, जल्दी बोल दे, क्योंकि मुझे आज कैसे भी करके 10 बजे की लोकल ट्रेन पकड़नी है, वरना आज भी मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी, वो मुझे 2000 रुपए चाहिए थे। आप चाहो तो मेरी चालू महीने की तनख्वाह में से काट देना, लेकिन प्लीज मुझे दे दो ना दीदी। क्या 2000? अरे क्या बात कर रही है तू? तुझे पिछले हफ्ते ही तो हमने तेरी तनख्वाह दी थी, और अब तो फिर से पैसे मांग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी जी, सब ठीक है, पर मुझे वो पैसे किसी आदमी को देने हैं जो मैंने उससे उधार लिए थे, और अब वो मेरा सिर बहुत खा रहा है। प्लीज दीदी, अगर आपके पास होंगे तो दे दो ना। ठीक है उर्मिला, ये लो पैसे, आज तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन आइंदा से मुझसे ऐसे किसी भी दिन पैसे मत मांगना। मेरी भी तनख्वाह होने के बाद ही मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, तो ऐसे बीच महीने में मैं तुम्हें पैसे बार बार कैसे दे सकती हूँ? हाँ दीदी, मैं आपकी बात समझ गई। इन पैसों के लिए धन्यवाद, और ऐसे बीच में ही पैसे मांगने के लिए मैं आपसे माफी चाहती है दीदी।
अरे कोई बात नहीं उर्मिला, तुम माफी मत मांगो, बस आइंदा से ध्यान में रखना, ठीक है ना? चलो बाय। बाय माँ जी। फिर पायल ऑफिस के लिए निकल जाती है और शाम होने पर, मम्मा मम्मा, मैं खेलने जाऊं? मेरा होमवर्क भी हो गया है। ओके बेटा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और टाइम पे घर आ जाना। ओके मम्मा। फिर ईशिता वहां से चली जाती है। अरे पायल बहू, सुबह उर्मिला का बर्ताव काफी अजीब सा लग रहा था ना? तुझे याद है उसने एक दिन हमसे कहा था कि उसे किसी से भी उधार लेना बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ माँ जी, याद है मुझे। और अब देख, आज वो क्या कह रही थी कि उसने किसी से पैसे लिए हैं उधार, जो उसको लौटाने के लिए वो हमसे पैसे ले रही है। इसका मतलब वो हमसे झूठ बोल रही थी। छोड़ो ना माँ जी, हमें क्या करना है? वो उसकी निजी जिंदगी है। हमें पैसे आज भी देने थे और कल भी देने थे, लेकिन अब मैंने उसे मना कर दिया है, तो वो आइंदा से ऐसे बीच महीने में हमसे पैसे कभी नहीं मांगेगी। हाँ बहू, ये तूने एकदम सही किया। फिर एक दिन, अरे उर्मिला, तेरे हाथ में ये चोट कैसे लग गई और तू ऐसे लंगड़ लंगड़ कर क्यों चल रही है? हे भगवान, तुम्हें तो कितनी गहरी चोट आई है उर्मिला, और तुम इस हालत में काम पर आई हो। आराम कर लेती ना घर पे। वो क्या हुआ ना दीदी, मैं मार्केट में चल रही थी और एक बड़े से पत्थर को टकरा कर धड़ाम करके गिर गई। क्या? अरे इतना सब होने के बाद भी तू दांत दिखाकर हंसती जा रही है। अरे डॉक्टर को दिखा के ही आ रही हूँ आंटी, आप फिक्र मत करो। उन्होंने कहा है कि घर पर बैठकर आराम करो, पर घर पे बैठकर तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाएगी, इसीलिए मैं काम करने आई हूँ। लेकिन उर्मिला, अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लेगी। अगर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेरे लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? फिर भी उर्मिला, तुम आज ज्यादा काम मत करो। एक काम करो, आज तुम आधा दिन की छुट्टी ले लो और आधे दिन में जितना काम होता है उतना ही करके चली जाना, ठीक है ना? ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। फिर उर्मिला 6 घंटे ही काम करती है और उसके बाद वो वापस चली जाती है। फिर रात में खाने के समय पायल और सुनीता ये सारी बातें पायल के पति अरविंद को बताती है। अरे तो फिर आप दोनों ने उसे घर क्यों नहीं भेजा? ऐसी हालत में उसे आधा दिन भी काम नहीं करना चाहिए था। नहीं अरविंद, हमने उर्मिला को घर जाने के लिए कहा था, लेकिन वो हमारी बात मान ही नहीं रही थी। इसीलिए मैंने उससे कहा कि ज्यादा काम मत करो और आधे दिन में ही वापस चली जाना और घर जाकर आराम करो। अच्छा, लेकिन मानना पड़ेगा, इतनी मुश्किल होने के बाद भी वो काम करने आ गई। कभी कभी वो लड़की नाटक तो करती है, लेकिन मन की बहुत अच्छी है। आपका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता माँ जी। हर किसी के लिए आप कभी कभी अच्छी बातें करती हो, तो कभी कभी कितनी बुरी बातें करती हो। हमारे यहाँ पे ऐसे लोगों को डबल ढोलकी कहते हैं। क्या? इसका मतलब तू मुझे डबल ढोलकी कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत बहू! देख अरविंद बेटा, तेरी बीवी मुझसे किस तरीके से बात कर रही है। अरे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर एक रोज त्योहार के दिन उर्मिला अपने घर से मिठाई बनाकर लाती है। क्या स्वादिष्ट मिठाई बनाई है! वाह, मुझे तो मेरे मायके की याद आ गई। शुक्रिया उर्मिला, मिठाई तो तुमने बहुत ही मस्त बनाई है। अरे दीदी, इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है? लीजिए और पूरा खत्म कीजिए। वाकई में उर्मिला, बहुत ही कमाल की बनाई है मिठाई। लेकिन तुझे ये मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? अरे इसके खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये तूने शुद्ध देसी घी में बनाई हुई है। खामखा इतने पैसे क्यों खर्च किए तूने? अरे क्या आंटी जी, आप भी ऐसे बोल के आप मेरे को पराया महसूस करा रही हो। जब आपके घर पे कुछ अच्छा बनता है तो आप भी तो मुझे देती हो ना। वैसे ही आज मेरी चिंकी का मन किया और त्योहार का पावन पर्व भी था,
इसीलिए मैंने यह मिठाई बनाई। लेकिन उर्मिला, तुम्हारी चोट तो अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है और उसके बाद भी तुम इतना सारा काम कर रही हो। सच में तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है जैसे आप निभाती है। हाँ उर्मिला, वो तो तुमने सही कहा। सबके जीवन में अपना अपना संघर्ष और अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है जो सबको निभानी ही पड़ती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक रात जब अरविंद ऑफिस से लौटकर घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो फुटपाथ पर उर्मिला को उदास बैठे देखता है। फिर घर पहुंचने के बाद, क्या कहा? उर्मिला सड़क पर उदास बैठी थी? लेकिन ऐसे क्यों भला? अब वो सब मुझे कैसे पता होगा पायल कि उर्मिला वहां पर उस तरह से उदास क्यों बैठी थी? अब तुम दोनों ही कल सुबह उससे पूछ लेना। अरे कल सुबह क्यों? मैं अभी उसे फोन करके पूछ लेती हूँ ना, मुझे उसकी चिंता हो रही है। ओफो पायल, रात के 11:30 बज चुके हैं और मैंने उसे करीबन 10:15 बजे देखा था और अब तक तो वो घर भी चली गई होगी। बेवजह किसी को भी इतनी रात गए परेशान मत करो। अरे हाँ, मैंने तो समय देखा ही नहीं। ठीक है, मैं उससे कल ही बात करती हूँ। फिर पायल और सुनीता अगली सुबह उर्मिला को पिछली रात के बारे में पूछती है और तभी, क्या मैं और उदास? अरे हाँ, लगता है दादा ने मेरे को कल बस सावंत नगर वाली रोड के फुटपाथ पर देखा होगा। अरे तभी मैंने अपने फोन पर फिल्म देखी थी जिसे देखकर मुझे बहुत रोना आया। फिर खाना खाकर मैं वॉक करने गई थी, लेकिन वहां फुटपाथ पर बैठकर मैं उस फिल्म के इस बारे में सोच रही थी। क्या? हाँ दीदी, बड़ी अजीब है तू तो उर्मिला, कुछ भी करती है। और नहीं तो क्या उर्मिला, दिन भर के कितने काम होते हैं तुझे, और उसमें भी तुझे फिल्म देखने का टाइम कैसे मिल जाता है? अब क्या करे दीदी, पूरा दिन तो बस दूसरों के लिए ही टाइम देती रहती है मैं, लेकिन कभी कभार खुद के लिए भी टाइम देना चाहिए ना। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। जी दीदी, खैर चल, आज बहुत सारा काम करना है तुझे, एक एक करके मैं तुझे सब बताती हूँ। ठीक है आंटी? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे उर्मिला कुछ छुपा रही है। वो कहती कुछ और है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके मन में कुछ और ही बात दबी हुई है। फिर एक रोज हे भगवान, ये इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या जल गया मेरे घर पर? बहू, उर्मिला, अरे क्या जल गया रे? फिर सुनीता रसोई की तरफ आती है और देखती है कि धुआं रसोई में से ही आ रहा है। तभी पायल भी वहां पर आती है। ओह नो, ये धुआं तो रसोई में से आ रहा है। कहीं रसोई को आग तो नहीं लग गई ना? फिर वो दोनों देखती है कि सब्जी पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन फिर भी उर्मिला वहीं पर खड़ी है और किसी गहरी सोच में है। अरे बाप रे, उर्मिला, हे उर्मिला। हाँ दीदी, बोलो ना। अरे क्या बोलो, सब्जी देखो पूरी जल गई। क्या? सारी सब्जी जल गई? अरे तुम्हें हो क्या गया है उर्मिला? ध्यान कहाँ पर होता है तुम्हारा? धुआं पूरे घर में फैल गया है और फिर भी तुम यहाँ पर चुपचाप खड़ी हो। अरे ऐसी कौन सी गहरी सोच में पड़ी हो तुम, जो तेरे नाक में ये जलने की बू तक नहीं आई? अरे वो सर्दी के कारण मेरा नाक बंद हो गया है ना, और मैं तो बस कुछ सोच रही थी, इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे पिछले 3 से 4 दिनों से देख रही हूं मैं। कल भी तूने नल खुला ही रख दिया था और घर चली गई। मैं कल बाथरूम में फिसलते फिसलते बची हूँ, और उस दिन भी तूने हलवे में चीनी की जगह पर नमक डालकर पूरे हलवे के स्वाद की बैंड बजा दी थी। माफ कर दीजिए दीदी, वो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रही है। लेकिन मुझसे जो गलतियां हुई है उनके लिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन आइंदा से मैं ध्यान देकर काम करेगी। अरे हाथ वगैरह मत छोड़ो उर्मिला, हम तो बस यही चाहते हैं
कि तुम हर वक्त चौकन्ना रहकर काम करो, ताकि तुम्हारा और हमारा दोनों के वक्त और बाकी चीजों का नुकसान ना हो। अब देखो, फिर से तुम्हें पूरी सब्जी बनानी होगी। क्या तुम भी उर्मिला? अरे कोई दिक्कत नहीं दीदी, मैं झट से बना देगी और ऐसी सब्जी बनाएगी कि आप सब चटकारे लेते हुए खाएंगे। फिर उर्मिला सारी सब्जी फिर से बनाती है, लेकिन उर्मिला के अजीब बर्ताव को देखकर सुनीता और पायल काफी परेशान हो जाती है। फिर एक दिन जब पायल का हाफ डे होता है, तभी वो काम से जल्दी घर आ जाती है। अरे उर्मिला, मुझे थोड़ा नींबू पानी बनाकर दो ना, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। उर्मिला, सुन रही हो ना मेरी बात? अजीब बात है, ये उर्मिला क्या ईयरफोन लगाकर काम कर रही है क्या? और ये माजी कहाँ पर है? वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर पायल उर्मिला को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। और फिर जब वो अपनी सास के कमरे में जाती है, तब उन्हें बहुत तेज बुखार आया होता है। हे भगवान, माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार आया है। और ये उर्मिला कहाँ पर है? घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। और वो आपको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई? पता नहीं बहू, उसे एक फोन आ गया और वो चली गई। क्या? फिर पायल उर्मिला को फोन करती है, लेकिन वो उसका कॉल उठाती ही नहीं, जिसके बाद पायल को बहुत गुस्सा आता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।